दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की हरकत से परेशान होकर पिता ने लिया यह सुझाव। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नाव्या लाइब्रेरी में बैठी नोट्स लिख रही थी। तभी कब परख उसके पास आकर बैठ गया, उसे पता ही नहीं चला। मुझसे इतनी बेरुखी क्यों नाव्या? मैं सह नहीं पाऊंगा। वैसे कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी नहीं हो सकी तो और किसी की नहीं होने दूंगा। कितने दिनों से मैं तुमसे मिलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर तुम कन्नी काट कर निकल जाती हो। वह बोला, मेरा पीछा छोड़ दो परख, हमारी राहें और लक्ष्य अलग हैं। नाव्या ने उत्तर दिया। दोनों को बातें करता देखकर लाइब्रेरियन ने उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए द्वार पर लगी चुप रहने का इशारा करने वाली तस्वीर दिखाई। देखो नाव्या, मैं आज तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। तुम मुझे दूसरों की राह समझने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगी। उपभोग करो और फेंक दो कि नीतू मेरे हाथ नहीं चलेगी। पिछले 2 वर्षों में मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पानी की तरह पैसा बहाया मैंने और इस चक्कर में मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। सो अलग। परख ने धमकी ही दे डाली। क्यों किया यह सब? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान मत दो। घूमने फिरने का शौक तुम्हें भी कम नहीं है। मैं तो बस मित्रता के नाते तुम्हारा साथ दे रही थी। किस मित्रता की बात कर रही हो तुम? एक युवक और युवती के बीच मित्रता नहीं, केवल प्यार होता है। परख की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दोनों कुछ देर बाद विवाद करते हुए साथ चले। फिर नाव्या ने परख से आगे निकलने का प्रयत्न करते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। वह सचमुच डर गई थी। तभी परख ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और दीवानों की तरह नाव्या पर वार करने लगा। नाव्या बदहवास सी चीख रही थी। चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ विद्यार्थियों ने कठिनाइयों से परख को निमंत्रित किया। फिर वे आनन फानन नाव्या को अस्पताल ले गए। कॉलेज में यह समाचार आग की तरह फैल गया। सब अपने ढंग से इस घटना की विवेचना कर रहे थे। नाव्या मित्रों संबंधियों से घिरी इस सदमे से निकलने का प्रयत्न कर रही थी। हालांकि उसके जख्म अधिक गहरे नहीं थे, पर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। नाव्या की फ्रेंड निधि ने उसके स्थानीय अभिभावक मौसी मौसा को फोन करके सारी घटना की जानकारी दे दी। तो नाव्या की मौसी नीला और उसके पति अरुण तुरंत आ पहुंचे। नाव्या नीला के गले लगकर फूट फूट कर रोई व आंसुओं के बीच बार बार यह कहती रही, मौसी मुझे यहाँ से ले चलो, यह खुंगवार लोगों की बस्ती है, परख मुझे जान से मार डालेगा। नीला नाव्या के सांत्वना देकर धीरज बांधती रही, पर नाव्या हिचकियां लेकर रो रही थी। उसे सपने भी आशा नहीं थी कि परख उससे ऐसा व्यवहार करेगा। अगले दिन ही नीला उसे अपने घर ले गई। सूचना मिलते ही नाव्या के माता पिता आ पहुंचे। सारा घटनाक्रम सुनकर वह स्तंभ रह गए। नाव्या, हमने तो बड़े विश्वास थे तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, पर तुम्हारे तो यहाँ पहुँचते ही पंख निकल आए। और नीला, तुमने ही कहा था ना कि छात्रावास में, वह भी देश की राजधानी में रहकर इसकी प्रतिभा निखर आएगी, पर हुआ इसका उल्टा ही। पूरे परिवार की कितनी बदनामी हुई है यह सब जानकर। अब कौन इससे विवाह करेगा? नाव्या के पिता गिरजा बाबू का दर्द उनकी आंखों में झलक आया। अब तो हम नाव्या को अपने साथ ले जाएंगे, कोई और रास्ता तो बचा ही नहीं है। नाव्या की माँ लीला ने अपना मत प्रकट किया। दीदी, जीजाजी, सच कहूँ तो ऐसे ही मुझे परख से संबंध के बारे में पता चला। मैंने नाव्या को घर बुलाकर समझाया था। इसने वादा भी किया था कि यह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, पर इसी बीच यह घटना घट गई। नीला ने स्पष्ट किया, मैंने तो उस दिन ही भी कहा था कि सारी सूचना आप लोगों को दे दे, पर नाव्या अपनी सहेली निधि को साथ लेकर आई और अपनी मौसी को समझा ही लिया कि वह आप दोनों को सूचित न करे। तभी अरुण ने पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मैंने भी कहा, सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने तो नाव्या को कई बार चेताया भी था
कि इस तरह किसी के साथ अकेले घूमना फिरना ठीक नहीं है, पर नाव्या ने अनसुना कर दिया। निधि ने अपना बचाव किया। ठीक है, मैं ही बुरी हूँ और सब तो दूध के धुले हैं। नाव्या निधि की बात सुनकर चिढ़ी। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हो जाओगी, इसलिए आप लोगों को सूचित नहीं किया था। मुझे लगा कि हम स्थिति को संभाल लेंगे। निधि ने भी नाव्या की ओर से आश्वस्त किया था, पर कौन जानता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। नीला समझाते हुए रुआसी हो उठी। अभी यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि अरुण ने परख के माता पिता के आने की सूचना दी। अब क्या लेने आए हैं? हमारी बेटी की तो जान पर बन आई, इनका यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? लीला बहुत क्रोध में थी। अरुण और नीना ने इन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। हम तो उस अप्रिय घटना के प्रति अपना खेद प्रकट करने आए हैं। परख भी बहुत शर्मिंदा है, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है। परख के पिता धीरज आते ही बोले, क्या कहने आपके बेटे की शर्मिंदगी के? यहाँ तो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया, बदनामी हुई सो अलग। मैं यही विनती लेकर आया हूँ कि यदि हम मिल बैठकर समझौता कर ले तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत नहीं आएगी। धीरज ने किसी प्रकार अपनी बात पूरी की। चाहते क्या है आप? अरुण ने प्रश्न किया। यही कि नाव्या परख के प्रश्न में अपना बयान बदल ले। हम तो इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हूँ। धीरज ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह हमारी बेटी के सम्मान का प्रश्न है। गिरजा बाबू बहुत क्रोध में थे। आपकी बेटी हमारी भी बेटी जैसी है। मानता हूँ इसमें हमारा स्वार्थ है, पर यह बात उछेलेगी तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। बल्कि मेरे पास तो एक सुझाव भी है। गलत मत समझिए, मैं तो मात्र सुझाव दे रहा हूँ। मानना न मानना आपके हाथ में है। परख के पिता शांत और संयत स्वर में बोले, क्या सुझाव है आपका? हम दोनों का विवाह तय कर देते हैं। सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। यह दबाव डालने का नया तरीका है क्या? बेटा हमला करता है और उसका पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर आ जाता है। कान खोलकर सुन लीजिए, जान दे दूंगी पर इस दबाव में नहीं आऊंगी। घायल अवस्था में भी नाव्या उठकर चली आई और पूरी शक्ति से चीखकर फूट फूट कर रोने लगी। नाव्या को इस विलक्षणता देखकर सभी स्तंभ रह गए। किसी को कुछ नहीं सूझा तो बंगले झांकने लगे और परख के पिता हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। आप लोग बच्ची को संभाल लिए, हम फिर मिलेंगे। परख के पिता अपनी पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकल गए। देखा आपने, अभी भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरा दोष क्या है? यही ना कि लड़की होते हुए भी मैंने घर से दूर आकर पढ़ने का साहस किया। पर ये होते कौन है मेरे लिए ऐसी बातें कहने वाले? नाव्या का प्रलाप जारी था। गिरजा बाबू अभी भी क्रोध में थे। जो कुछ हुआ उसके लिए वे नाव्या को ही दोषी मान रहे थे और कोई कड़वी सी बात कहनी चाहते थे। पर नाव्या की दशा देखकर चुप रह गए। परख और उसके माता पिता अगले दिन फिर आ थमके। परख भी उनके साथ था। उनके लिए उन्होंने जमानत का प्रबंध कर लिया था। ये लोग तो बड़े बेशर्म हैं। फिर चले आए। गिरजा बाबू उन्हें देखते ही भड़क उठे। जीजा जी, यह समय क्रोध में आने का नहीं है। बातचीत करने में कोई हानि नहीं है। हमें तो केवल यह देखना है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। नीला ने उन्हें शांत करना चाहा। इतना निरीह तो मैंने स्वयं को कभी अनुभव नहीं किया। सब नाव्या के कारण सोचा था। परिवार का नाम ऊंचा करेगी, पर इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। गिरजा बाबू परेशान हो उठे। ऐसा नहीं कहते, वह बेचारी तो स्वयं संकट में है। चलिए बैठक में चलिए, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मामले को बातचीत से ही सुलझाने का प्रयत्न करिए। नीला और लीला समेत स्वर में बोली। अरुण गिरजा बाबू को लेकर बैठक में आ बैठे। परख ने दोनों का अभिवादन किया। यही है परख, अरुण ने गिरजा बाबू से परिचय कराया। ओह, तो यही है सारी मुसीबत की जड़। गिरजा बाबू का स्वर बहुत तीखा था। देखिए, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। इस तरह तो आप कड़वाहट को और बढ़ा रहे हैं। हम तो संयम से काम ले रहे हैं, पर आप हमें हमारी कमजोरी समझने की भूल कदापि मत करिए।
धीरज ने भी उतने ही तीखे सुर में उत्तर दिया, अच्छा नहीं तो क्या करेंगे आप, हमें भी चाकू से मारेंगे? सच तो यह है कि आपकी जगह यहाँ नहीं जेल में है। कोई चाकू वाकू नहीं मारा, छोटा सा पेंसिल छीनने का बेल्ट था जिससे जरा भी खरोच लगी है। आप लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। परख बड़े ठसके से बोला, मानो उसने नाव्या पर कोई बड़ा उपकार किया हो। देखा तुमने अरुण, कितना बेशर्म है यह व्यक्ति। इसे अपनी करनी पर तनिक भी पश्चाताप नहीं है, ऊपर से हमें ही रोब दिखा रहा है। गिरजा बाबू आग बबूला हो उठे। लो भला मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैं कहता हूं बुलाइए ना अपनी बेटी को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परख बोला, लो आ गई मैं, कहो क्या कहना है, मुझे कितनी चोट लगी है इसका हिसाब किताब हो चुका है। उनके लिए तुम्हारे प्रमाण पत्र भी आवश्यकता नहीं है। बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अब जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। मैंने तो कभी अपनी चतुराई का दावा नहीं किया, चतुर तो तुम हो। मुझे कितनी होशियारी से 2 साल मूर्ख बनाती रही। बड़े होटलों रिजोर्ट में खाना पीना, सिनेमा देखना और कपड़े धुलवाने से लेकर प्रोजेक्ट बनवाने तक का काम बड़े होशियारी से करवाया।